मित्रों, कल हमने कृषि साख समिति सेकंड के बारे में सहकारिता का अर्थ क्या है, संगठन का स्वरूप क्या है, कार्यक्षेत्र क्या है, इसके बारे में बातचीत की। आज हम बाकी बातों के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर है सबसे पहले सदस्यता। सेवा समितियों की सदस्यता उसके कार्यक्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए खुली हुई है। इसमें धनी कृषकों के अतिरिक्त सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों व उप सीमांत कृषकों को भी सदस्य बनाया जाना चाहिए तथा उन्हें उनकी उत्पादन आवश्यकताओं के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने चाहिए। दायित्व। सेवा समिति के दायित्व का सवाल सदस्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। सामान्य रूप से समितियों का गठन सीमित दायित्व के आधार पर किया जाता है, किंतु यदि सदस्य चाहें तो असीमित दायित्व के आधार पर भी समितियों का गठन कर सकते हैं। सहकारी नीति विषयक कार्यकारी दल का सुझाव है कि इनका गठन सीमित दायित्व के आधार पर किया जाना चाहिए। इससे सहकारिता के स्वस्थ विकास को बढ़ावा मिलेगा। अखिल भारतीय ग्रामीण विकास साख समिति समीक्षा ने सीमित दायित्व के सिद्धांत का समर्थन किया है। इसके बाद है प्रबंध। अन्य सहकारी समितियों की तरह सेवा समितियों का प्रबंध भी इसकी सामान्य सभा द्वारा किया जाता है। सामान्य सभा वर्ष में 1 या 2 बार बुलाई जाती है। इसमें सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करने के लिए प्रबंध समिति का गठन किया जाता है। इसमें 5 से 7 सदस्य तक हो सकते हैं। इनमें से एक अध्यक्ष, एक सचिव व एक कोषाध्यक्ष होता है। प्रबंध समिति के सदस्य को किसी न किसी विशिष्ट कार्य का दायित्व वहन करना होता है। जैसे कोई सदस्य साख की पूर्ति, कोई विपणन, कोई लेखे तथा हिसाब किताब रखने, कोई सदस्य कल्याण कार्यक्रम, कोई वितरण आदि का दायित्व स्वीकार करता है। समिति अपनी सभाओं द्वारा अपने सदस्यों को सहकारी सिद्धांतों की जानकारी प्रदान करती है। अंश पूंजी एवं जमाएं, शेयर कैपिटल एंड डिपॉजिट। समिति के साधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से सदस्यों को अधिकाधिक अंश खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। अंश पूंजी में राज्य सरकार भी योगदान देती है। सामान्य रूप से अंश पूंजी में राज्य का अंशदान 5,000 रुपये तक होता है, लेकिन यदि समिति की अंश पूंजी 20,000 रुपये से अधिक है तो सरकार का अंशदान 50% तक हो सकता है। यदि समिति बड़े आकार की है तथा पिछड़े हुए क्षेत्र में स्थापित है तो सरकारी अंशदान 10,000 रुपये तक हो सकता है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए होगा कि ऐसी समिति के अतिरिक्त ऋण 30% से अधिक न हो तथा अनुत्पादक ऋण 5% से अधिक न हो। इन समितियों में अंशदान कुल पूंजी के 60% से अधिक नहीं हो सकेगा। ऋण व अंश पूंजी का अनुपात 20% निश्चित है, अर्थात सदस्य को अंश पूंजी के 5 गुने तक ऋण प्राप्त हो सकते हैं। ये सभी सीमाएँ ऐसी समितियों पर लागू नहीं होंगी जो लघु एवं सीमांत कृषकों व कृषि मजदूरों के क्षेत्र में स्थित हैं। नंबर 2, व्यापारिक बैंकों से संबंधित समितियों पर। नंबर 3, पुनर्संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय सहकारी बैंकों से संबंध समितियों पर। चौथा, उन समितियों पर जिनके अतिदेय ऋण 5,000 रुपये से अधिक नहीं है तथा जो केंद्रीय सहकारी बैंक की दृष्टि से त्रुटिहीन है। इसके बाद है सेवा समितियों का मूल्यांकन। सेवा समितियों की स्थापना के 2 दशक बाद भी इनकी कार्यव्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। रिजर्व बैंक ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में कहा कि सेवा समितियां निश्चित योजना एवं कार्यों के अनुसार गठित नहीं की गई हैं तथा इनके कार्यों की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। विद्वान समितियों को जल्दबाजी में सेवा समितियों में बदला गया है। इस प्रकार इस योजना की शुरुआत करने से पूर्व निश्चित विचार विमर्श नहीं किया गया। कमजोर समितियों को सुदृढ़ इकाइयाँ बनाने के लिए पुनर्गठन कार्यों में कुछ राज्यों को रुचि नहीं ली गई। सेवा समितियों की वांछनीय सफलता न मिलने के निम्नलिखित कारण रहे हैं, जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, सीमित दायित्व वाली समितियों को असीमित दायित्व वाली समितियों में बदलने के अनेक सदस्यों का सदस्यता छोड़ देना चाहिए। नंबर 2, कुशल व प्रशिक्षक कर्मचारियों का अभाव। नंबर 3, अच्छी व बुरी समितियों को एक साथ मिलाने में कठिनाई उत्पन्न होना। नंबर 4, पुनर्गठन कार्यक्रमों को सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से लागू करने के संबंध में सहकारी अधिनियम में आवश्यक प्रावधान न होना। दूसरा है 5वां है, दूर क्षेत्र के सदस्यों को साख समिति आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई। 6ठा, पर्याप्त पूंजी जुटाने में कठिनाई। 7वां है, सदस्यों की समितियों की कार्य के प्रति उदासीनता। 8वां, साख को विपणन से संबंध करने के कारण एक की असफलता का दूसरे पर प्रभाव डाल सकती है। सेवा समितियों को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव। नंबर 1, सभी निष्क्रिय वित्तीय दृष्टि से कमजोर व अकुशल समितियों का पुनर्गठन कर उन्हें एक सुदृढ़ इकाई बनाना चाहिए। नंबर 2, प्रत्येक गांव में सेवा समिति होनी चाहिए तथा प्रत्येक परिवार इसका सदस्य हो। यह कृषि व अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इनका क्षेत्र साख व वस्तुओं के वितरण के साथ जमाओं को आकर्षित करने तक विस्तृत होना चाहिए।
तीसरा, इनका कार्यक्षेत्र 1 या 2 गांवों तक सीमित होना चाहिए तथा इनमें सम्मिलित जनसंख्या 3000 से अधिक होनी चाहिए ताकि इनका व्यवसाय बढ़े और ये आर्थिक इकाई के रूप में संचालित हो सके। चौथा, ग्रामीण साख समिति का सुझाव है कि सेवा समितियों को ग्रामीण सेवकों के रूप में स्थापित विकसित किया जाना चाहिए ताकि ये सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवा सकें। पाँचवां, इनकी अंश पूंजी में वृद्धि करनी चाहिए। इनके लिए सदस्यों को फसल बिकने के समय अतिरिक्त अंश खरीदने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। राज्य सरकार को भी अधिक अंश पूंजी अधिक योगदान देना चाहिए। छठा, सरकार द्वारा निरीक्षण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए। सातवां, प्रबंध समितियों में योग्य व कुशल व्यक्तियों की नियुक्तियां की जानी चाहिए। इनके द्वारा समिति के कार्य में पूर्ण रुचि लेना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के योग्य व्यक्तियों का अभाव रहता है, अतः प्रारंभ में सरकारी कर्मचारी इसमें सहयोग दे सकते हैं। आठवां, प्रबंध की कुशलता सचिव पर निर्भर करती है, अतः समिति का सचिव योग्य, कुशल एवं प्रशिक्षित एवं ईमानदार होना चाहिए। इसमें पूर्णकालीन सचिव की नियुक्ति की जानी चाहिए। सचिव ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिनका सहकारिता के सिद्धांतों में पूरा विश्वास व आस्था हो। नौवां, सेवा समितियों में राज्य की भागीदारी केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से होनी चाहिए। साथ ही सरकारी योगदान की अवधि भी 5 से 8 वर्ष तक होनी चाहिए। 10वां, सदस्यों को ऋण देते समय भूमि को गिरवी रखने पर अधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए। 11वां, ऋण की मात्रा, सदस्य की पुनर्भुगतान क्षमता, उत्पादन क्षेत्र तथा विपणन से संबंध होनी करनी चाहिए। 12वां, समिति की अधिकतम ऋण सीमा उसके निजी कोषों के 10-12 गुने तक निर्धारित की जानी चाहिए। 13वां, सदस्यों द्वारा ऋण प्राप्ति की अधिकतम सीमा उनके द्वारा किए गए अंशों के 8 से 10 गुना अधिक नहीं होनी चाहिए। 14, समितियों के डूबत ऋणों को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए डूबत ऋण कोष की व्यवस्था करनी चाहिए। 15वां, ऋणों को दुरुपयोग रोकने के लिए ऋण वस्तुओं के रूप में दिए जाने चाहिए। आवश्यक होने पर कुछ राशि नकद दी जा सकती है। बड़े आकार की समितियां, लार्ज साइज सोसाइटी। भारत में सहकारी साख के लिए रेफसन नमूने की समितियां गठित की गई हैं। प्राथमिक स्तर पर इनका आकार बहुत छोटा था, फलस्वरूप इनका कार्यक्षेत्र भी सीमित होता था। इसकी सदस्यता संख्या कम होने से इनके साधन भी सीमित थे। इनका कार्य संचालन, वित्तीय साधन आदि सीमित होने से ये सदस्य अपने वित्तीय आवश्यकताएं पूर्ति करने में असमर्थ थी। अतः ग्रामीण जनता को किसी न किसी कारण साहूकारों के शरण में जाना होता था। दूसरे शब्दों में, ये अपने सदस्यों को पर्याप्त ऋण नहीं दे पाती थी और सदस्यों की साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था। एक बार साहूकारों के चंगुल में फंसने पर पुनः निकलना आसान नहीं होता रहता था। इनके स्वयं के कोष बहुत सीमित थे। कार्यक्षेत्र सीमित होने के कारण इनका व्यवसाय सीमित होता था, अतः ये सुदृढ़ आर्थिक इकाइयों के रूप में विकसित नहीं हो पाती थी। इनके पास पूर्णकालीन प्रशिक्षित कर्मचारी न होने के कारण इनकी प्रबंध व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। लाभ न कमा पाने व अतिदेय ऋणों के कारण आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगती थी और अंत में इन्हें बंद करना पड़ता था। अतः छोटे आकार की समिति के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने तथा ग्रामीण जनता को पर्याप्त वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए बड़े आकार की समितियां स्थापित की गईं। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने सन 1954 में प्राथमिक साख समितियों की बहुउद्देशीय समितियों के रूप में प्रतिस्थापित करने के विचार का समर्थन नहीं किया। समिति का विचार था कि बहुउद्देशीय समितियों की कार्यप्रणाली जटिल है, जिसका ग्रामीण स्तर पर कुशल संचालन कठिन है, अतः बड़े आकार की समितियों की स्थापना की जाए। वी रामदास पंतालू नामक भारतीय सहकारी विचारक का मत है कि 3 से 5 मील के क्षेत्र में कार्य समितियों की मिलाकर बड़े आकार की समितियां गठित की जानी चाहिए। समितियों के आकार के संबंध में विजय राघवाचारी सहकारी समिति का यह मत है कि छोटे आकार की समिति को एक व्यापक कार्य क्षेत्र प्रदान करने के लिए कई प्रकार की समितियों को एक समूह के रूप में बद्ध करना चाहिए। यदि भी हमारे लिए यह संभव नहीं है, इसके सामने कई कठोर नियम निर्धारित कर सकें और ये कह सकें कि प्रबंध की दृष्टि से ऐसी पुनर्गठित समितियों का उचित आकार अमुक होना चाहिए, तथापि सुगम एवं सुविधाओं यथाशक्ति ध्यान में रखते हुए 3 से 5 मील तक के अर्धव्यास को पुनर्गठन का सामान्य आधार या आदर्श माना जा सकता है।